नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सुनील सिंह ऑनलाइन क्लासेस में वैदिक काल। भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है। आइए देखते हैं इसके बारे में, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग वैदिक काल, हमने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक काल डिफरेंट कैसे है, ये हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद देखेंगे। परंतु मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड था, वो कालखंड जो है हम लोग देखेंगे, उसके 3 हिस्से थे: पूर्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और परिवर्ती हड़प्पा। तो इसका जो मिनिमम तक हम लोग आएंगे तो वो आएंगे 1700, 1800 या 1500 तक। लेकिन जो वैदिक काल जो प्रारंभ होता है वो 1500 से लेकर जो है वो 600 ईस्वी तक रहता है, 600 ईसा पूर्व तक रहता है। इस तरह दोनों के कालखंड में अंतर है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड था, वो पूरा जो काल का उस कालखंड का जो विस्तार था वो आपका अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के भी कई राज्यों में उसका विस्तार था। लेकिन जो वैदिक काल को हम लोग देखेंगे तो वैदिक काल में जो हम लोग शुरू में ऋग वैदिक काल देखेंगे तो वो दक्षिणी अफ़गानिस्तान से लेकर पंजाब तक ही विस्तृत है। तो क्षेत्रफल यानी क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में असमानता पाई जाती है। इन सब के अलावा अगर हम लोग देखें तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता द्वैध क्रांति का परिणाम थी, यानी नगरीय क्रांति और कृषि क्रांति, नगरीकरण और कृषि क्रांति दोनों का परिणाम थी वो। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग केवल कृषि की जगह पर पशुपालन को महत्व रहता है प्रारंभ में, बाद में कृषि का महत्व आता है उत्तर वैदिक काल में। तो इस तरह से हम देखें तो अर्थव्यवस्था के स्वरूप में भी अंतर है। इन सब के अलावा हम लोग धार्मिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष पेज में देखें तो वैदिक सभ्यता पितृ प्रधान है, पुरुष देवताओं की प्रधानता है, वहाँ पर महिला देवता, वहाँ पर जो मातृ प्रधान सभ्यता थी। तो दोनों में डिफरेंट है, दोनों का अलग अलग कालखंड है। अभी कुछ विद्वान दोनों के निर्माता को एक रूप में सिद्ध करने की बात करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। तो आइए वो चीज़ें वो मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम्स में या जीएस के लेवल पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वैदिक काल। तो देखिए भाई, वैदिक काल चैप्टर को अगर हम लोग पढ़ना है तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम लोग देखते हैं, इस चैप्टर को हम 4 भागों में बांट लेते हैं। 4 भागों में इस चैप्टर को हम एक बांट लेते हैं। सबसे पहला एक तो कालखंड पहला हिस्सा रहता है। दूसरा उत्पत्तिकर्ता, आखिर इस वैदिक काल के जो उत्पत्तिकर्ता आ रहे हैं, आर्य संबंधी जितनी भी जानकारी रहेगी हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे। उन सब के बाद हम लोग देखेंगे स्रोत, इस काल को, कालखंड को जानने के स्रोत क्या हैं। स्रोत भी 2 तरह के भी रहेंगे, साहित्यिक और पुरातात्विक, हम उनको देखेंगे एक एक करके। उसके अगला पोर्शन रहेगा विशेषताएं। ये विशेषताएं हम देखेंगे, ऋग वैदिक यानी पूर्व वैदिक काल की क्या क्या विशेषताएं रहेंगे, उत्तर वैदिक की क्या क्या विशेषताएं रहेंगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है यहाँ पर, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो आइए एक एक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बार हम देखते हैं वैदिक काल के बारे में। एक सिंपल शब्द है ये, जो देखिए वैदिक शब्द है, ये वैदिक शब्द ये विद धातु से बना है। इस विद का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है जानना, और यहाँ से जानना या ज्ञान। तो इस तरह अगर हम लोग देखें, जो वैदिक शब्द है वो विद धातु से बना होता है। विद का मतलब होता है जानना या ज्ञान। तो इसको हम लोग जब वैदिक स्रोत में पढ़ेंगे, वैदिक साहित्य में, तो हम डिटेल में इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बस वो तो मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। तो वैदिक काल को पढ़ने के लिए सबसे पहले आइए हम देखते हैं वैदिक काल को। अगर हम लोग देखें तो वैदिक काल के अंतर्गत 1500 से लेकर 600 बीसी तक, 1500 से लेकर 600 बीसी तक का जो इतिहास है, इस दौरान भारतीय इतिहास के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन में जो भी परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को हम लोग वैदिक कालीन परिवर्तन के रूप में आगे चलकर, हम विशेषताओं के रूप में आगे चलकर देखेंगे। तो हम वैदिक काल को अगर देखें तो 1500 से लेकर 600 तक का जो भी कालखंड रहेगा वो कहलाता है वैदिक काल। इसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महान परिवर्तन का काल रहेगा, द्वितीय नगरीकरण का काल ये है।
नवीन धार्मिक आंदोलनों का कार्य है, राजनीतिक स्तर पर मगध के साम्राज्य के उदय का काल ये रहेगा 16वां जनपदों में। तो ये जो 6ठी शताब्दी से पूर्व रहेगी अपने आप में एक महान शताब्दी है जिसके बारे में हम लोग आगे चल कर पढ़ेंगे। तो चूँकि 6th सेंचुरी BC में आकर एक महाजनपद का निर्माण होता है जिसमें मगध महाजनपद राजनीतिक स्तर पर बहुत आगे निकलता है। यहाँ पर द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है, जैन और बौद्ध धर्म जैसे नवीन धार्मिक आंदोलन खड़े होते हैं, यहाँ पर लोहे का बढ़ चढ़कर प्रयोग होता है। चूँकि ये सारी विशेषताएं वैदिक काल में नहीं थी इसलिए वैदिक काल की अंतिम सीमा मान ली जाती है, क्योंकि इसके बाद जो परिवर्तन है वो सारे जो परिवर्तन हम लोग देखेंगे वो सारे परिवर्तन इन परिवर्तनों से मेल नहीं खाते। ये 1500 जिसका जो है प्रारंभिक कालखंड माना गया था, उसके पीछे मार्टिन व्हीलर का स्टेटमेंट है। उसने हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे निम्नतम कालखंड 2500 से लेकर 1500 बताया है। तो 1500 हड़प्पा सभ्यता के पतन का काल है और उसी पतन के काल के बाद अगले कालखंड 1500 को मान लिया गया है वैदिक काल का शुरुआती चरण। तो 1500 से लेकर 600 ईस्वी तक कालखंड को वैदिक काल के रूप में हम लोग जानते हैं। अब इस कालखंड में ऐसा नहीं कि पूरे कालखंड में एक तरह की विशेषताएँ नहीं रही हैं। भारतीय इतिहास में जब कभी भी प्रवृत्तियों में अंतर आता है, टेंडेंसी में चेंज होता है, लोगों की सोच, जीवन यापन की शैली, अर्थव्यवस्था के स्वरूप, इन सब में परिवर्तन आता है तो उसको एक अलग कालखंड के रूप में हम लोग अलग संज्ञा दे देते हैं। तो वैदिक काल के इस कालखंड को भी 2 भागों में बांटते हैं। एक पहले को कहा जाता है ऋग्वैदिक काल, इसको हम लोग कहते हैं ऋग्वैदिक काल, या इसी को कहा जाता है पूर्व वैदिक काल। ये छोटा सा है, इसको समझाने के लिए है, ये सब किताबों में लिखा मिलेगा, बस केवल ये कि आपके लिए वो याद रहे चीज़ें। और दूसरे को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल ये जो ऋग्वैदिक काल है यह 1500 से लेकर 1000 BC तक है, और ये जो उत्तर वैदिक काल रहेगा वो 1000 BC से लेकर 600 BC तक रहेगा। तो कोई आज के बाद आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछे भारतीय इतिहास में वैदिक कालखंड का समय बताओ, तो सिंपल सा 1500 BC से लेकर 600 BC तक। इस समय इस विशेषताओं को 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक कालीन विशेषताएं और उत्तर वैदिक कालीन विशेषताएं। इन विशेषताओं को कहा गया है ऋग्वैदिक काल और इसको कह दिया गया उत्तर वैदिक काल, जो हम विशेषताओं में आगे देखेंगे। ये रहा 1500 से लेकर 1000 और ये रहा 1000 से लेकर 600। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला एक शब्द है कालखंड। ऋग्वैदिक काल का कालखंड, तो उस कालखंड को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत 1500 से लेकर 600 BC तक के हम कालखंड को देखते हैं। ये अगला शब्द है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं प्रीलिम्स के लिए। कभी कभी छोटे आप जाएंगे बिहार PCS MP PCS तो वहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कभी देखेंगे UPSC में नहीं पूछता, पर एक आप अन्य स्टेट में पूछा जा सकता है। आइए उत्पत्तिकर्ता के रूप में देखिए, वैदिक काल के उत्पत्तिकर्ता के रूप में आर्य माने गए हैं। ये आर्यों को वैदिक काल यानी पूरे वैदिक काल के निर्माता के रूप में हम लोग आर्य को स्वीकार करते हैं। अब हम लोग आर्य के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक इसके उत्पत्तिकर्ता हैं कौन और उनके बारे में ये है कि आखिर वो निवासी कहाँ के थे, यानी ये आर्य कहाँ के निवासी थे, ये 2 हम लोग इस पक्ष पे देखेंगे। तो निवासी में बड़ा कई विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है, इस पे अनेक मत हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि किसने क्या क्या कहा है कि आर्य कहाँ के निवासी थे और यहाँ पर उन्होंने आए और विसरणवादी सिद्धांत पे आकर उन्होंने यहाँ पर जो है आपका वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृत का सभ्यता। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, सबसे पहले आर्य के बारे में देखते हैं। यहाँ पे लगातार UPSC और UP PCS से सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर आर्य निवासी कहाँ थे, इसके बारे में अनेक लोगों ने मत दिया है। बहुत सारे देसी लोगों ने अपना मत दिया है, विदेशी लोगों ने अपना मत दिया है। तो किसने क्या कहा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एक एक हम लोग पॉइंट को पकड़ रहे हैं। ऐसे पहले आर्य को देखते हैं। तो सबसे पहले आर्य के बारे में देखिए, ये जो आर्य शब्द है, ये आर्य शब्द सबसे पहले मैक्स मूलर ने दिया है। ये मैक्स मूलर एक जर्मनी का विद्वान था, मैक्स मूलर। उसने सबसे पहली बार, मैक्स मूलर ने 1853 में ईस्वी में
आर शब्द का यूज किया है, आर शब्द का प्रयोग। तो पूछे कभी कि आर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो मैक्स मूलर ने किया है। जब हम ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में 33 बार आर शब्द का यूज हुआ है। तो ये जो आर शब्द भी है कि आगे हम देखेंगे, 33 बार जो है 33 टाइम्स जो है आर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कभी ये पूछ ले कि आर शब्द का ऋग्वेद में कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो 33 टाइम्स आपका इसका प्रयोग हुआ है। इन सब के अलावा हम और देखते हैं आर के बारे में। हम लोग आर के बारे में देखें तो सबसे पहली बात देखिए कि आर जो है, आर ये जो है कोई नस्ल नहीं है, कोई प्रजाति नहीं है। तो आर कोई प्रजाति सूचक या नस्ल सूचक शब्द नहीं है। जैसे कि जर्मनी में हिटलर अपने आप को आर्य कहता था, तो वो अपने आप को आर्य एक प्रजाति के रूप में देखता था, सर्वश्रेष्ठ प्रजाति के रूप में देखता था। तो आर्य कोई प्रजाति नहीं है, कोई नस्ल नहीं है। जबकि आर्य एक शब्द है, आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य। तो पूछिए आज के बाद आर्य के बारे में, तो आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है। मतलब कुल मिला के यह एक भाषा सूचक शब्द है, कोई जाति सूचक शब्द जो है एक भाषा सूचक, भाषा को बताता है, ना कि किसी जाति को या किसी नस्ल को बजाता है। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, पीछे से बार बार पूछा जाता है आर्य के बारे में कि आर्य के बारे में, आर्य किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का। आर्य एक भाषा सूचक शब्द है, यानी आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य कोई नस्ल नहीं है, कोई प्रजाति नहीं है। इस तरह अगर हम लोग देखें तो ये समझते हैं। अब आर्य का अर्थ अगर हम लोग देखें तो चूंकि अगर कोई भाषा है तो कोई न कोई शब्द है, अगर शब्द है तो शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होगा। तो आर्य का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, सज्जन, साधु, महान। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये सारे अर्थ आर्य के शब्द हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, सज्जन, साधु, महान, सभ्य। तो आज के बाद अगर कोई पूछे कि आर्य एक जाति सूचक शब्द है कि भाषा सूचक शब्द है, तो आज से आप कहेंगे कि आर्य एक भाषा सूचक शब्द है। अगर शब्द है तो उस शब्द का अर्थ क्या है, तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, सज्जन, साधु, महान, सब कुछ भी लिखा मिल जाए आर्य का ये मतलब है। तो यहाँ पर हम उत्पत्तिकर्ता के रूप में आर्य को लेकर ये 4-5 सवाल हैं जो कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आर्य शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया, मैक्स मूलर ने। किस वर्ष किया, 1853 में। ऋग्वेद में आर्य कितनी बार उपयोग हुआ है, 33 बार। आर्य क्या है, एक भाषा सूचक शब्द है कि जाति सूचक शब्द है, तो आर्य एक भाषा सूचक शब्द है। किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का है। अगर शब्द है तो उसका अर्थ क्या है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, सज्जन, साधु, महान और सब। कुछ भी चीज़ लिखा है तो आर्य का उससे हम अर्थ के रूप में देखेंगे। तो हमारा जो है उत्पत्तिकर्ता में जो पहला टॉपिक था आर्य, वो कंप्लीट हुआ। अब आइए देखिए, चूँकि आर्य जो है, आर्य मतलब महान इंसान, श्रेष्ठ इंसान, कुलीन इंसान, जो यज्ञ में इन सब में विश्वास रखते हैं, उन सबको आर्य कहा गया है। अगर हम लोग आर्य के उत्पत्तिकर्ता के रूप में हम लोग देखें तो आर्य के उत्पत्तिकर्ता के रूप में हम लोग तो भारत और विदेश, भारत के बाहर, भारत के बाहर, भारत में अगर हम लोग देखते हैं तो 4 जगह हैं। एक कश्मीर या हिमालय का क्षेत्र, दूसरा सप्त सिंधु प्रदेश, तीसरा ब्रह्मर्ष प्रदेश, चौथा
मध्य देश। तो आर्यों के उत्पत्तिकर्ता के रूप में चार कुछ विद्वान हैं जो कहते हैं कि आर्य हैं ये भारत के। उनको वो लोग आर्यों का भारतीय सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, परंतु अभी तक आर्यों को भारत के निवासी, मूल निवासी के रूप में स्वीकार करना संभव नहीं है। अभी दोनों बीच जो संबंध रहेगा, हम आगे चल के हम दास और दस्यु दो शब्द देखेंगे। जब हम विशेषताओं में आएंगे तो वहाँ देखेंगे वो आर्य एक बार नहीं आए, आर्य धीरे धीरे भारत में आए हैं, कई चरणों में आए हैं। तो जो पहले आ गए हैं वो कई सौ सालों से यहाँ रहने की वजह से उन्होंने भारतीय विशेषताओं को ग्रहण कर लिया है और उनके आपका रचनाओं में या उनके बातों में या उनके तकनीकियों में भारतीय स्थानीय लोगों को कुछ विशेषताएं मिल गई हैं, जिनको हम लोग आगे चल के दास शब्द के रूप में पढ़ेंगे। तो हम आगे देखेंगे आर्य और दास में क्या अंतर रहेगा। तो कुछ लोगों ने, ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि कुछ भारतीय लोगों ने कहा है कि आर्य भारत के हैं। किसने कहा और कहाँ कहा, तो देखते हैं भाई। तो सबसे पहले कश्मीर या हिमालय के क्षेत्र में एल.डी. कल्लर ने कहा है कि आर्य जो थे वो कश्मीर या हिमालय के मूल निवासी थे। तो पूछ सकता है कश्मीर या हिमालय किसने कहा, तो एच.डी. कल्लर ने कहा। सप्त सौंधव प्रदेश अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद। अभी मैं सबको मैप पे बना के दिखाऊंगा, आपको भी पहले यहाँ नोट कर लिए। संपूर्णानंद, अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद कहते हैं कि सप्त सौंधव जो प्रदेश था, 7 नदियों का प्रदेश था, क्योंकि हड़प्पा समय में भी सप्त सौंधव प्रदेश रहा है, वही आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो हम लोग उसको देखेंगे। ब्रह्मर्षि प्रदेश देखिए, गंगानाथ झा, जी.एन. झा ने, गंगानाथ झा महोदय ने कहा है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो ब्रह्मर्षि प्रदेश है। आखिर ये कहाँ है उसको देखेंगे। फिर अगला देखिए मध्य देश, राजबली पांडे ने कहा है कि आर्यों को जो मूल निवास स्थान था वो आपका मध्य देश था। आइए एक एक को हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बार किस विद्वान ने किस क्षेत्र को आर्यों का निवास स्थान बताया है, तो ये हमें याद होना चाहिए। इसको जितनी बार हम पढ़ेंगे वो धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। सब संधव प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश, मध्य प्रदेश और मध्य देश और कश्मीर। आइए इन सबको अगर हम लोग मैप में देखें तो सबसे पहले देखिए भाई, देखिए भाई, अगर हम लोग इन सबको मैप में देखना चाहें तो पहले कश्मीर या हिमालय वाला क्षेत्र, ये देखिए जो कश्मीर और हिमालय वाला ये वाला क्षेत्र है, ये कश्मीर हिमालय वाला क्षेत्र है। तो एच.डी. कल्लर ने कहा था कि कश्मीर या हिमालय वाला जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र आर्य मूल यहाँ के निवासी थे। इनके अलावा ये सब संधव प्रदेश देखेंगे, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदी का जो प्रदेश है देखिए ये वाला क्षेत्र है, ये कहलाता है सप्त सैंधव प्रदेश। तो अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद ने कहा है कि जो आर्य थे ये सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। उसके बाद आगे जब चल के हम आएंगे तो देखिएगा भाई, एक शब्द और आता है ब्रह्मावर्त। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, हरियाणा दिल्ली के आस का जो स्थान होता है वो ब्रह्मावर्त कहलाता है। लेकिन जो गंगा नदी और ये यमुना नदी, इन दोनों के बीच का जो द्वाब कहलाता है और इसके आसपास का जो क्षेत्र कहलाता है, यही क्षेत्र कहलाता है ब्रह्मर्षि। तो आज के बाद कोई ब्रह्मर्षि देश कहा जाए, ब्रह्मर्षि क्षेत्र नहीं, ऋषियों का क्षेत्र, तो गंगा और यमुना का द्वाब और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो ब्रह्मर्षि क्षेत्र था। इसी ब्रह्मर्षि क्षेत्र के बारे में कहा, गंगानाथ झा ने कहा है कि जो आर्य थे वो इस ब्रह्मर्षि क्षेत्र के थे, यहाँ के मूल निवासी थे। जबकि मध्य देश आप देखेंगे तो ये विंध्याचल पर्वत अभी रहेगा, ऐसे हम देखेंगे तो हिमालय पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच का जो ये स्थान है भाई, देखते हैं ये स्थान जो है, इस स्थान को हम लोग मध्य देश कहते हैं। तो राजबली पांडे ने मध्य देश के रूप में
आर्यों की उत्पत्तिकर्ता के रूप में देखा है। और अगर जब हम सबको मिला लेंगे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट सबको ही मिला लेंगे, तो यह पूरा क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता है। तो 4 शब्द अलग अलग होते हैं। सब संधो प्रदेश, 7 नदियों का प्रदेश। दिल्ली, हरियाणा, उसके आसपास का क्षेत्र कहलाता है ब्रह्मावर्त क्षेत्र। गंगा यमुना का द्वाब और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है ब्रह्मर्षि देश। हिमालय और आपका विंध्याचल पर्वत के बीच का जो क्षेत्र होता है, मैदानी भाग जो होता है वो कहलाता है मध्य देश। और बिहार, उड़ीसा, यानी कि आप देखेंगे विंध्याचल पर्वत के उत्तर में सारा क्षेत्र जो कहलाएगा वो कहलाएगा भाई आगे चलकर आर्यावर्त। और जब ये कहलाएगा दक्षिणावर्त, दक्षिणापथ, ये कहलाएगा आर्यावर्त। राजशेखर ने दोनों को अपने आगे चलकर इन्हीं आर्यावर्त और दक्षिणावर्त पथ के रूप में इसको विभाजित किया। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे जब अर्ली मिडवल में, तो वहाँ राजशेखर का नाम आएगा। तो कुल मिला के ये जो 4 मत हैं, इनके बारे में हमें जानना चाहिए कि किस विद्वान ने कहाँ कहाँ बताया है। आइए इसी के बगल में देख लेते हैं थोड़ा सा और। देखिए इसके ऊपर ये पामीर का पठार है। तो हम लोग अगर भारत के बाहर देखते हैं तो पामीर का पठार देख लेते हैं। तो ये जो पामीर का पठार है, तो इस पामीर के पठार के बारे में 3 लोगों ने कहा है कि जो आर्य हैं वो पामीर के पठार के थे। उसमें देख लेते हैं कौन कौन लोग हैं। उसमें ओल्डेनबर्ग हैं, कील हैं और एडवर्ड मेयर हैं। एडवर्ड मेयर हैं। तो कभी पूछे आर्यों का मूल स्थान पामीर का पठार था, किसने कहा है? तो एडवर्ड मेयर, ओल्डेनबर्ग और कील, इन 3 लोगों ने आर्यों के निवास स्थान के रूप में पामीर के पठार के बारे में बताया है। उसी तरह देखो तिब्बत का क्षेत्र है, ये देखिए पूरा। आप दयानंद सरस्वती, ये खूब पूछा जाता है। दयानंद सरस्वती के साथ साथ परजिटर महोदय थे। परजिटर महोदय, इन दोनों लोगों ने कहा है कि जो तिब्बत का क्षेत्र आर्य तिब्बत के निवासी थे, वो वहाँ से आए थे और इन्होंने भारत में वैदिक संस्कृत का विकास किया, तो वो लोग यहाँ कहते हैं। ये अफ़गानिस्तान का देखिए क्षेत्र है। अफ़गानिस्तान में एक जो है, अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में एक DS त्रिवेदी हैं। DS त्रिवेदी, उन्होंने देविका प्रदेश बताया है। देविका प्रदेश अफ़गानिस्तान में एक नदी है मुल्तान, वो मुल्तान पाकिस्तान वाला नहीं, अफ़गानिस्तान में नदी है मुल्तान। वहाँ पर DS त्रिवेदी ने कहा है कि आर्य जो थे वो देविका प्रदेश के निवासी थे। तो इस तरह अगर हम लोग देखें, भी और है बताता हूँ मैं अभी, अगर हमको देखने के लिए कोई सवाल अगर आए, किसने कहा सब संधो प्रदेश का निवासी? अविनाश चंद्र। किसने ब्रह्मर्ष देश कहा? किसने मध्य देश कहा? किसने कश्मीर कहा? किसने पामीर का पठार कहा? तो ओल्डेनबर्ग, कील, एडवर्ड मेयर कहते हैं पामीर के पठार के निवासी थे। तिब्बत के क्षेत्र में दयानंद सरस्वती और परजेटर कहते हैं। देविका प्रदेश में DS त्रिवेदी जी कह रहे हैं। इन लोगों ने आर्यों का अलग अलग स्थान बताया। इनके अलावा 4 लोग और हैं देखिए, जिन्होंने आर्यों का अलग अलग स्थान बताया है। अगर हम लोग देखें यहाँ के बाहर, तो इस इलाके में देखें, ये इलाका देखें, यह क्षेत्र देख रहे हैं और यह क्षेत्र देख रहे हैं, ये देखिए, ये है दक्षिणी रूस। दक्षिणी रूस, रूस का दक्षिणी हिस्सा। तो नेहरिंग एक विद्वान है, नेहरिंग महोदय हैं। उन्होंने कहा है कि आर्य जो थे वो दक्षिणी रूस से आए थे। तो दक्षिणी रूस पूछे कि आर्यों के मूल निवास के रूप में नेहरिंग ने दक्षिणी रूस बताया। उसी तरह देखिए ये वाला क्षेत्र बैक्ट्रिया वाला क्षेत्र है, इसको मध्य एशिया कहा जाता है। बैक्ट्रिया कहा जाए या मध्य एशिया कहा जाए, इसके उत्पत्तिकर्ता के रूप में इसी को ही सबसे माना जाता है। इसके उत्पत्तिकर्ता के रूप में मैक्स मूलर हैं, जिन्होंने पहली बार आर्य शब्द के जनक हैं। तो बैक्ट्रिया या मैक्स या मध्य एशिया को आर्यों का मूल स्थान बताया था मैक्स मूलर ने, और इसी को ही माना जाता है कि आर्य यहीं से भारत में आते हैं और कई शाखाओं में आते हैं। यहाँ पर जो पहले आए धीरे रुक गए वही दास कहलाए, आगे चलकर फिर वो आर्य के रूप में आते हैं। उसी तरह हंगरी पी गाइल्स महोदय हैं, देखिए पी गाइल्स एक महोदय हैं। उन्होंने पी गाइल्स महोदय ने यहाँ पर पशुओं की, पक्षियों की, वनस्पतियों की प्रजाति देखकर पी गाइल्स ने कहा था कि हंगरी में डेन्यूब नदी है, हंगरी में डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी के सहारे आर्यों का निवास स्थान था।
जर्मनी में देखिए दो विद्वान हैं, हर्ट व पिंका। इन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर इन्होंने कहा था कि जर्मनी आर्यों का मूल निवास स्थान था, वो जर्मनी था। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो ये सारे मत हैं जो कि कहते हैं कि आर्य वहाँ के निवासी थे। पर अगर इन मत में एक मत को मानना है तो बैक्ट्रिया या मध्य एशिया यही आर्यों का मूल निवास था, और इस सिद्धांत को दिया था मैक्स मूलर ने। इस तरह अगर हम लोग देखें तो एक बार भारत के अंदर कश्मीर, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मवर्ष, मध्य देश, तिब्बत, पामीर का पठार, देविका प्रदेश, मध्य एशिया, हंगरी में डेन्यूब नदी, जर्मनी, दक्षिणी जर्मनी और दक्षिणी रूस, किस विद्वान ने आर्यों को कहाँ का निवासी माना है, ये आपको जानकारी मिलेगी। तो इस तरह से जो हमारा दूसरा हिस्सा था उत्पत्तिकर्ता, उसके दो पक्ष थे, एक आर्य जिसके बारे में पहले पढ़ चुके थे, और दूसरा शब्द था उत्पत्तिकर्ता जो हमने अभी देखा। इस तरह से भाई वैदिक काल के भी हमने दो शब्द पढ़े हैं वैदिक काल में, जो अभी हम लोग देख रहे थे। तो दो शब्द थे वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल के बारे में। एक तो हम लोगों ने कालखंड पढ़ा और दूसरा हमने अभी पढ़ा उत्पत्तिकर्ता। तो देखिए दूसरा हम लोग अब अगला पोर्शन देखने जा रहे हैं स्रोत। किसी भी कालखंड को आप पढ़ेंगे, कोई भी कालखंड रहता है तो उसके दो स्रोत होते हैं, मतलब उसके जो स्रोत जानने के, एक साहित्यिक स्रोत कहलाता है और दूसरा पुरातात्विक स्रोत कहलाता है। तो अगर हम लोग देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी पढ़ी नहीं गई, लेकिन वो साहित्यिक स्रोत के रूप में थी। जो औजार मिले, जो करण मिले, जो खुदाई से, लंबवत खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त हुई, वो सब पुरातात्विक स्रोत के रूप में रही। पाषाण काल में पूरा पुरातात्विक स्रोत के रूप में रहा। तो आइए हम लोग अगर हम लोग देखें तो वैदिक काल को हम लोग पढ़ने के लिए दो तरह के स्रोत हमारे पास हैं। ये सब पढ़ने के तरीके हैं, किताबों में सब लिखा है, लेकिन वो इधर उधर लिखा हुआ है। तो एक तो साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत में भी मैं बताऊंगा कि वैदिक काल के लोगों को, तत्कालीन लोगों को लिपि का ज्ञान ही नहीं था। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत, तब भी क्या है तो बताता हूँ हम लोग। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में वैदिक काल में दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो अभिलेख मिलते हैं जिनसे वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा मृदभांड, वेयर, बर्तन, इनसे भी मिलती है। अभिलेख और मृदभांड ये दोनों जो है पुरातात्विक स्रोत के रूप में वैदिक काल के बारे में हमको जानकारियाँ मिलती हैं। यहीं पर पहले हम इसी पॉइंट को कर लेते हैं। अभिलेख में अगर हम लोग देखें तो दो अभिलेख हैं। एक है, इसको नोट करिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है IAS और PCS दोनों के लिए, एशिया माइनर या बोगज गोई का अभिलेख, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी। तो अभिलेख ये एक है। दूसरा कस्सी का अभिलेख, ये दो अभिलेख हैं जिनसे हमको वैदिक काल के बारे में कुछ न कुछ जानकारियाँ मिल रही हैं। मृदभांड में आएंगे तो मृदभांड देखेंगे भाई बर्तन। तो बर्तन जो है यहाँ पर दो तरह के हम देखते हैं। एक तो ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल में अगर हम लोग देखें तो ऋग्वैदिक काल में गिरवर्णी मृदभांड है, OCP जिन्हें कहा जाता है, मृदभांड है। और उत्तर वैदिक काल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल में PGW, चित्रित धूसर मृदभांड, ये IAS में बहुत पूछा जाता है, अभी पूछा जा सकता है। जब हम पूरा मृदभांड में अलग से पढ़ाऊंगा एक दिन कि किस कालखंड में कौन कौन मृदभांड चल रहे थे, चित्रित धूसर किसका है, NBPW किसका है, लाल काली पालिश किस, सब अपना अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, तो वो एक अलग टॉपिक रहेगा। तो पुरातात्विक स्रोत के रूप में यानी कि वैदिक काल के बारे में जानने के लिए साहित्यिक स्रोत अभी हम लोग देखेंगे, बहुत बड़ा पोर्शन है क्योंकि
लेकिन पुरातात्विक स्रोत के रूप में दो तरह से, एक अभिलेख और दूसरा मृदभांड। अभिलेख में एशिया माइनर या बोगजगोई का अभिलेख, ये एशिया माइनर का जो पठार है वो तुर्की में है, बोगजगोई भी तुर्की में है। तो कभी पूछे एशिया माइनर या बोगजगोई का अभिलेख किस देश में पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए तुर्की। तो ये देखिए, ये जो अभिलेख है ये तुर्की में है और 1400 BC का है। अब देखिए 1400 BC का अभिलेख है। वैदिक काल का कालखंड आप जानते हैं 1500 BC से लेकर 600 BC। तो इसका मतलब इस कालखंड से हमको ये जानकारी मिलती है कि वैदिक कालीन कुछ देवताओं का यहाँ पर उपयोग हुआ। तो अभी हम लोग आगे देखें क्या है आखिर जानकारी इसमें। तो सबसे पहला यही है कि एशिया माइनर या बोगजगोई का अभिलेख किस देश में पाया जाता है, तो तुर्की में। उसका समय क्या है, 1400 BC। आखिर ये है क्या इसमें, देखिए भाई, तो इसमें दो चीज़ देखिए, इसमें है क्या, इसमें तुर्की में दो कबीले थे, एक था हित्ती कबीला, दूसरा मितन्नी कबीला। हित्ती कबीला, दूसरा मितन्नी कबीला। हित्ती कबीले का जो राजा था वो सुब्बी लिम्मा था, और मितन्नी कबीले का जो राजा था वो मतयु अजा था। ये दो कबीले के सरदार थे। इनमें आपस में लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद आपस में समझौता होता है, एक संधि होती है, और उस संधि में इसलिए कि भविष्य में दोनों आगे लड़ाई नहीं करेंगे, इस बात को लेकर 4 देवताओं की कसम खिलाई जाती है। 4 देवताओं की सौगंध या कसम लेकर वो संधि की जाती है। वो जो 4 देवता हैं, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये खूब पूछा जाता है यूपीएससी में। इंद्र है, वरुण है, मित्र है, नासत्य है। ये नासत अश्विन देवता थे, तो औषधियों के देवता आगे हम लोग देखेंगे। तो आज के बाद पूछा जाए, ये सारे जो देवता थे ये वैदिक देवता हैं, यानी वैदिक काल के, भारत के वैदिक काल के देवता हैं, और इनकी कसम तुर्की में खिलाई जा रही है। इसका मतलब वैदिक कालीन देवताओं के बारे में वहाँ पर जानकारी मिलती है। तो यह एक स्रोत है जो पुरातात्विक स्रोत है, वहाँ पर उनका वर्णन है, और वैदिक काल के बारे में यहाँ पर वैदिक काल स्थितियों के बारे में वहाँ पर जानकारी मिलती है। तो आज के बाद इससे कई सवाल बनते हैं। एशिया माइनर या बोगजगोई का अभिलेख किस देश में है, तुर्की में। समय क्या है, 1400 BC। इसमें किन 4 वैदिक देवताओं का वर्णन है, तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासा। देखिए अग्नि का नहीं है, अग्नि एक बहुत प्रमुख देवता था, परंतु उसका यहाँ पर उल्लेख नहीं है। ये क्या था, हित्ती के सुब्बी लिम्मा और मितन्नी के मतौवजा के बीच में जो संधि हुई है, इन 4 देवताओं को साक्षी मानकर ये संधि की गई है, जो आपस में दोनों के मध्य की गई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन, इसको हमको जानना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट करिए, ये यूपी PCS हो, IAS हो, सब में पूछा जाएगा। तो इस पर आपको मजबूत रहना है, कभी इसमें कंप्लीट, इसको हमेशा कंप्लीट रखिए। आइए उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कस्सी का अभिलेख। कुछ नहीं, कस्सी का अभिलेख, कस्सी का अभिलेख 1600 BC का है, 1600 ईसा पूर्व का है, और यह जो है ईरान का है, ईरान का है। और इसमें यह कहा गया है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई है, एक शाखा भारत की तरफ गई। इससे प्रूफ होता है कि आर्य जो है भारतीय नहीं थे। आर्य जो है मध्य एशिया से ईरान होते हुए, इराक, अफगानिस्तान होते हुए भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किए थे। तो वहाँ पर कस्सी अभिलेख में कहा गया है कि 1600 BC के आसपास जो है ईरानी आर्यों की एक शाखा जो है आपका भारत की तरफ गई है। तो ये उससे एक जानकारी मिलती है कि भारत में आर्यों का प्रवसन हुआ है, आर्य बाहर से आए हैं। तो ये भी कभी पूछा जा सकता है। बाकी मैंने कहा मृदभांड हम अलग पढ़ेंगे, गिरवरडी मृदभांड और चित्ते धूसर मृदभांड, इन दोनों बर्तनों से हम लोग पूरा आपका हम वैदिक कालीन जो है के बारे में जानकारी मिलते हैं। इस समय लोहा आ चुका था, इसलिए इस समय चित्ते धूसर मृदभांड है, और ये बिना लोहे के समय का है। तो ये आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए भाई, अब सबसे बड़ा पोर्शन आता है
वैदिक काल का साहित्यिक स्रोत। तो आइए देखते हैं। वैदिक काल, देखिए भाई, वैदिक काल के पढ़ना हो तो वैदिक काल का जो साहित्यिक स्रोत है, सबसे पहली बात समझ लीजिए, वैदिक काल के साहित्यिक स्रोतों को मिलाकर एक शब्द में वैदिक साहित्य कहा जाता है। तो कभी वैदिक साहित्य शब्द आ जाए तो इसका मतलब ये है कि पूरे वैदिक काल में, वैदिक साहित्य का मतलब सुन लीजिए क्या है, पूरा वैदिक काल 1500 से लेकर 600 BC तक, यानी ऋग्वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल उसे कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल, दोनों कालखंडों के बारे में जानने के लिए जो भी लिखित स्रोत हैं उन सबको एक साथ मिला के कहा जाता है साहित्यिक स्रोत, और उनके लिए नाम है वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में आज के बाद कोई पूछे कि वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है, तो बड़ा स्पष्ट बताइए कि वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है। तो वैदिक साहित्य में 4 चीज़ें आती हैं। एक तो वेद आते हैं, दूसरा देखिएगा ब्राह्मण, तीसरा देखिएगा आरण्यक, और चौथा उपनिषद। तो आज के बाद कभी पूछा जाए वैदिक साहित्य का मतलब क्या होता है, तो वैदिक साहित्य मतलब सिंपल सा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद सबको मिलाकर कहा जाता है वैदिक साहित्य। और इन सभी ग्रंथों से वैदिक कालीन सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब आइए एक बहुत ज़रूरी बात पढ़ाते हैं वैदिक साहित्य के बारे में। तो ये सबसे पहले ये देखते हैं वैदिक साहित्य, यानी कि ये जो भी ग्रंथ हैं वो सारे ग्रंथ 1500 से लेकर 600 BC के बीच में नहीं लिखे गए थे। समझिए, हर समय का जो उस समय का तत्कालिक ग्रंथ नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो वैदिक लोग थे, यानी जो वैदिक लोग थे, वैदिक लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो लिपि होती है, लिपि का ज्ञान नहीं था। इसीलिए वैदिक काल जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है कि लिपि का ज्ञान ना होना या लिपि का होना परंतु पढ़ा ना जाना, यानी कि जब हम किसी भी कालखंड में लिपि का ज्ञान ना हो या लिपि हो, उसको पढ़ा ना गया हो, तो उसको भारतीय इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि थी पर पढ़ी नहीं गई, यहाँ पर लिपि ही नहीं। अब सवाल ये होता है कि अगर लिपि नहीं है तो उस समय की विशेषताएं हमें कैसे जानकारी मिली, तो हम देखते हैं कैसे जानकारी मिली। लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, परंतु कहा यह गया है कि लोगों ने जो सुना उसको अपनी पीढ़ी से अगले पीढ़ी में बताया, फिर उस पीढ़ी ने उसको अगले पीढ़ी में बताया, फिर उस पीढ़ी ने उसको अगले पीढ़ी में बताया, यानी कि सुन सुन कर वह ज्ञान आगे आया। बाद में एक महर्षि है कृष्णद्वैपायन, उन्होंने क्या किया कि उस पूरी बातों को इकट्ठा करके एक जगह पर लिखा, वही कहलाए वेद व्यास। और जो पहला ग्रंथ लिख के आता है वो कहलाता है वेद, सबसे प्राचीनतम वेद के रूप में रहेगा ऋग्वेद। तो आज के बाद हम लोग अगर देखें तो वैदिक साहित्यों के लिए कई शब्द हैं, वैदिक साहित्य शब्द के लिए कई शब्द आते हैं, इनका मतलब जान लो। ये वेदों के लिए भी आते हैं, किसी के लिए भी। एक तो श्रुति साहित्य, वैदिक साहित्य को ही श्रुति साहित्य कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, कोई पूछे तो बड़ा सिंपल से इंटरव्यू में पूछा सकता है, वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहते हैं, क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं श्रुति मतलब सुन सुनकर आगे चलकर पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुन सुनकर ज्ञान आगे बढ़ता रहा और फिर बाद में उन अच्छी बातों का संकलन कर दिया गया है। इसलिए वेद व्यास को वेदों का संकलन, कृष्णद्वैपायन को वेदों का निर्माता नहीं संकलनकर्ता कहा जाता है। उन्होंने सभी अच्छी अच्छी बातों को इकट्ठा कर कर एक जगह पर लेकर वेद के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसलिए चूँकि वैदिक साहित्य में ज्ञान सुन सुनकर आगे बढ़ा है, इसलिए इसको श्रुति साहित्य के रूप में जाना जाता है। इसके लिए एक शब्द और है, अपौरुषे। अपौरुषे, पौरुषे, इसका मतलब क्या है? जैसा मैंने बताया कि वेदों की रचना या वैदिक साहित्य की जो रचना, इन वेदों की जो रचना है वो किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया, किसी पुरुष ने नहीं किया, इसलिए अपौरुषे, किसी पुरुष ने नहीं किया। ऐसा माना गया कि भगवान ने
स्वयं जो है जो ज्ञान था वो ऋषियों को दिया और ऋषियों से वो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान आगे बढ़ता चला गया। क्योंकि इस ज्ञान को पुरुषों ने नहीं लिखा, वैदिक को, वेद को पुरुषों ने नहीं लिखा, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा जाता है। यानी कि इसको पुरुष के अलावा अपर पुरुष का ये रचना नहीं है, पुरुष इसको संकलित किया है, इसको लिखा नहीं है, अपौरुषेय। चूँकि भगवान नित्य हैं, उनका कोई अंत नहीं है, इसीलिए और तो उसका जो ज्ञान था उसका भी कोई अंत नहीं है, इसीलिए वेदों को या वैदिक साहित्य को नित्य साहित्य के रूप में भी जाना जाता है। इन सब के अलावा देखिए तो श्रुति साहित्य है, अपौरुषेय है, नित्य है, ये सारे नाम के रूप में इनको हम लोग वैदिक साहित्य को आगे चलकर देखते हैं। तो ये आपका वैदिक साहित्य को लेकर 2-4 शब्दावली हैं जो आपको हमारे श्रुति साहित्य, अपौरुषेय, नित्य, ये सारे शब्द का एक मतलब होता है जिनको हम लोगों ने अभी देखा। अब हम लोग देखें वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सबसे अंत में कौन है? देखिए उपनिषद, ये सबसे अंत में है, तो वैदिक साहित्य के सबसे अंत में है, इसलिए इसको कहता है वेदांत। सबसे अंत में, इसलिए इनको वेदांत कहा जाता है। आइए इनके बारे में हम शार्ट में पढ़ते हैं। पहले देखते हैं वेद। देखिए ये वेदों की संख्या 4 है, ये 4 वेद हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 4 वेद हैं। अभी हम एक ग्राफ पूरा बनवा दो, उसमें हम सब कंप्लीट कर लेंगे। एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो कौन वेद हो जाएगा भाई? ऋग्वेद। और जो ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल का एकमात्र जानकारी ऋग्वेद से, इसलिए पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, हम लोग अभी आगे देखेंगे। बाकी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सारे उत्तर वैदिक कालीन जानकारी देते हैं। तो ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के बारे में एकमात्र स्रोत कौन है? ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये जो सारे आपको आगे मिलेंगे, जो वैदिक साहित्य का ही पार्ट है, इस वैदिक साहित्य को हम लोग जब देखेंगे तो इन सारों से उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। इन सारे ग्रंथों से उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 BC से लेकर 600 BC के बारे में जानकारी मिलती है। और यहाँ पर 1000 से लेकर 1500 लेकर 600 के बीच में 1000 के बीच में जानकारी मिलती है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं। अब इन्हीं वेदों में देखिए, ये जो तीनों को अगर मिला दिया जाए, तीनों को मिलाकर एक शब्द है वेद त्रयी। कभी पूछ रहे तैयार रहिएगा, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है। वेद त्रयी किसे कहते हैं? वेद त्रयी मतलब 3 वेद, त्रयी मतलब 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सब को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सब में देवताओं की स्तुतियाँ, यज्ञ, कर्मकांड, सब में यहाँ पर संगीत, गायन, मतलब यहाँ की जो विषय वस्तु सबकी आपस में लगभग एक समान है। और अथर्ववेद में एकदम अलग है। जादू, टोना, टोटका, तंत्र, मंत्र, वशीकरण, औषधियाँ, कृषि की, आपका पशु पक्षियों और का कीटों से किसी को बचाने के उपाय, ये सारे जो चीज़ें हैं वो सब अथर्ववेद में हैं। तो अथर्ववेद की जो विषय वस्तु है इन तीनों से एकदम अलग है, और इन तीनों की विषय वस्तु में काफ़ी कुछ समानता है। तो इसलिए तीनों को मिला के कहा जाता है वेद त्रयी। आपके एग्जाम पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, तो आप लोग आंसर देंगे अथर्ववेद। लेकिन आगे चलकर अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय वेद है, ब्रह्म वेद है, श्रेष्ठ वेद है। लौकिक वेद था, आम आदमी के लिए वेद फेमस कौन था? अथर्ववेद। और ये जो है कांड, आत्मा, परमात्मा, इन सब के लिए ये वेद था। तो आइए आगे देखते हैं भाई। तो वेद के बारे में 4 वेद हैं, अभी सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बस केवल बता रहा हूँ। ये ब्राह्मण क्या है? वेदों में जो बातें थी वो गूढ़ भाषा बातें लिखी गई थी। तो वेदों को सही ढंग से समझने के लिए आम आदमी, समान जनमानस, ये सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो पता चला कि इनको सब लोग पढ़ भी नहीं सकते थे, या ये जो लिखी गई हैं वो पद्य में लिखी गई हैं, उन पद्यों का अर्थ कोई समझ नहीं पा रहा। कविताओं में, छंद में, ये पूरा ऋग्वेद छंद में लिखा हुआ है। ऋग मतलब छंद होता है,
ये सारा लिखा होता है। तो इन सब को जन सामान्य के लिए बहुत सरल भाषा में, स्पष्ट भाषा में लिखने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ आए थे। तो ब्राह्मण कुछ नहीं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो वेदों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए, जनमानस तक सरल व सुबोध भाषा में गद्य के रूप में प्रस्तुत किए गए। तो कह सकते हैं कि ब्राह्मण क्या है, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो वेदों को ही जानने के स्रोत हैं। वेद में लिखी गई बातों को जन सामान्य तक बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में गद्य के रूप में पहुंचाने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो क्या कहलाए हैं भाई, ब्राह्मण। अभी ऋग्वेद में देखेंगे ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण रहेगा, ये अलग अलग उसके ब्राह्मण, हर एक वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हम लोग देखेंगे। उसी तरह आरण्यक में आते हैं। आरण्यक मतलब होता है जंगल। तो भाई जंगल में सन्यासियों के द्वारा या विद्यार्थियों के द्वारा जंगल में जाकर वहाँ रहकर जो रहस्यवादी एवं दार्शनिक बातें लिखी गई हैं उन्हें कहा गया है आरण्यक ग्रंथ। तो आरण्यक ग्रंथों में देख लीजिएगा भाई, दार्शनिक एवं रहस्यवादी, दार्शनिक व रहस्यवादी बातें हैं इसमें। ये जंगल में लिखे गए हैं जाके, इसलिए रहस्यवादी इसमें सिद्धांत दिए गए। तो पूछे रहस्यवादी एवं दार्शनिक सिद्धांत किन ग्रंथों में मिलते हैं, तो आरण्यक ग्रंथों में मिलते हैं। उपनिषद, उपनिषद देखिए दो शब्द से बना है, उप प्लस निस। उप का मतलब होता है समीप, निस का मतलब होता है बैठना। जाकर समीप में जाकर एकांत में गुरु शिष्य दोनों बैठकर जब आत्मा परमात्मा ब्रह्म, ब्रह्म आत्मा परमात्मा इन सब के बारे में वार्तालाप करते थे, चर्चा करते थे, तो आत्मा ब्रह्म परमात्मा जैसे दार्शनिक पक्षों पर जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब कहलाते हैं उपनिषद। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उपनिषद को वेदांत भी कहा गया है। तो आज की बात कभी पूछे उपनिषद में किन सिद्धांतों का वर्णन है, तो केवल दार्शनिक सिद्धांत, ज्ञान मार्गी है ये। इसमें गुरु शिष्य गुरु के नज़दीक जाकर आत्मा परमात्मा ब्रह्म इन सब के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको जब वो ग्रंथ के रूप में लिखता है तो वो ग्रंथ कहलाएंगे उपनिषद। अभी मुक्तिका उपनिषद देखो, उसमें कहा गया कि उपनिषदों की संख्या 108 थी और 108 उपनिषदों में 10 उपनिषद पे आदि गुरु शंकराचार्य ने कमेंट या भाष्य लिखे हैं। वो कौन का ना हम वो आगे देखेंगे। अभी तो केवल हम लोग परिचय के रूप में इस शब्द को देख रहे हैं। अभी एक एक को हम लोग उठाएंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे, फिर एक ग्राफ में सबको अंदर रख कर लेंगे। तो भाई वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इन सब को मिला के कहा जाता है वैदिक साहित्य। तो आज के बाद कोई पूछे वैदिक साहित्य किसे कहते हैं, तो पूरे वैदिक कालीन हम समस्त विशेषताओं को समझने के लिए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों के समूह को मिला के कहा जाता है वैदिक साहित्य। क्योंकि वैदिक साहित्य के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ लिखा पढ़ा नहीं, परंतु इसके बावजूद भी पीढ़ी दर पीढ़ी समस्त ज्ञान को वो सुनकर, श्रुति मतलब सुनकर आगे बढ़ाते रहे, इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। चूँकि इन ग्रंथों को ऐसा माना गया कि जो वैदिक साहित्य हैं, वैदिक ये जो वेद हैं, इनके बारे में जो भी बातें लिखी गई हैं वो सारी बातें भगवान ने, प्रभु ने ऋषियों को बताया। और चूँकि ऋषि पुरुष थे और प्रभु भगवान पुरुष थे, तो पुरुषों ने इसको लिखा नहीं बल्कि सुना, इसीलिए इसको अपौरुषेय कहा गया है। ये चूँकि ईश्वर समय हमेशा से विद्यमान था, ये ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, इसलिए इसको नित्य कहा गया है। और अंत में देखिए इसी ज्ञान को संहिताबद्ध कर लिया गया है, इसलिए इसको संहिता भी कहा जाता है। जब उसको संकलित कर लिया गया ज्ञान को तो संहिता भी कहा जाता है। तो वैदिक साहित्य के लिए 4 शब्द उपयोग होते हैं जो हमने अभी तक देखा। वैदिक साहित्य में वेद देखा, ब्राह्मण देखा, आरण्यक देखा, उपनिषद देखा। अब मैं एक एक को चारों वेदों के बारे में बताऊंगा, फिर एक ग्राफ में किस वेद के कौन कौन ब्राह्मण हैं, किस वेद के कौन कौन आरण्यक हैं और किस वेद के कौन कौन उपनिषद हैं, ये हम एक साथ देखेंगे, फिर हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमें जो है हम लोग यहीं तक देखते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके बारे में आपको डिटेल में अलग बताऊंगा, किसके कौन कौन पार्ट हैं। फिर इन सबको हम एक साथ
हम लोग ले लेंगे। उपनिषद के बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा अलग नोट करा दूंगा, कौन कौन उपनिषद गद्य में है, पद्य में है, कौन दोनों में है, ये जो चीज़ें अधिक किस पर कमेंट लिखा गया, तो ये सारे एक साथ चीज़ें हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो पहले वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अब हमारे दूसरे वीडियो हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभ में वेद के बारे में। फिर जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा विशेषताएं, यानी कि तब वहाँ से मेन वैदिक काल स्टार्ट होता है। ये तो वैदिक काल के जानने के स्रोत या उसका जो बेसिक है उसको समझने का तरीका था। तो आइए हम लोग इसको यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं वेद एवं उससे संबंधित जो पूरा ग्राफ है उसके बारे में, पूरा जो एक चार्ट है उस चार्ट के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।